Hello students, I am Arvinder Kaur and today we are going to start a new chapter from 8th class history book, and the name of the chapter is The Making of the National Movement from 1870s to 1947. So children, this is the first video lecture and we will study this chapter in several parts. But before we start, let us see what we have already studied in history. अभी हमें अपनी 8th क्लास की हिस्ट्री में क्या क्या स्टडी कर लिया है. सो चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो डेट ब्रिटिश ने इंडियन टेरिटरीज पर कॉन्क्वेस्ट किया और उन्होंने यहाँ पे जो डिफरेंट किंगडम्स थे, जो राजा महाराजा यहाँ पे रूल कर रहे थे, उनके किंगडम्स को टेक ओवर कर लिया था. सो व्हाट नेक्स्ट? देन दे इंट्रोड्यूस न्यू लॉज. उन्होंने यहाँ पे नए नए लॉज इंट्रोड्यूस किए, एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल किया और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी या जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ थी और यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे, उनके ऊपर देखने को मिला. नाउ इसके साथ साथ हमने ये भी स्टडी किया कि कैसे हमारे यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम था डेट वाज चेंज्ड इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में कैसे उसमें चेंजेस आए. फिर हमने ये भी देखा कि कैसे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट था, उसमें कितने जो चैलेंजेस थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग फेस कर रहे थे और कैसे फिर अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स या जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हुए, उन्होंने सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए अपने अपने एफर्ट्स किए. इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट द 1857 रिवोल्ट. हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में भी पढ़ा. नाउ चिल्ड्रन, उस पीरियड में हमने देखा कि जो लोग थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े, बट हमने ये देखा कि कैसे जब वो लड़ रहे थे तो उनमें एक नेशन नाम की कोई फीलिंग नहीं थी. वो किसी देश के लिए नहीं लड़ रहे थे. जो डिफरेंट रूलर्स उस समय फाइट कर रहे थे, दे वर हैविंग देयर पर्सनल मोटिव्स. उनके अपने अपने कुछ कारण थे जिनकी वजह से वो उस रिवोल्ट में हिस्सा लेते हैं. दे वांटेड फ्रीडम. उन्हें फ्रीडम तो चाहिए थी, बट फ्रीडम का जो पर्सपेक्टिव था वो उनके लिए डिफरेंट था. अलग अलग कारणों से वो लोग जो थे उस रिवोल्ट में हिस्सा ले रहे थे. सो एज वी ऑल नो डेट 1870s तक की अगर हम बात करें, हमने ये चैप्टर अपना 1870s से ही स्टार्ट करना है, तो उस समय तक इंडिया क्या था? व्हाट वाज इंडिया एट दैट मोमेंट? सो उस समय इंडिया पॉलिटिकली कुछ भी नहीं था. मीन्स ऐसा कुछ हमारे कंट्री की कोई बाउंड्री जो थी वो डिसाइडेड नहीं थी ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इंडिया होगा. सो फिर क्या था पॉलिटिकली? तो यहाँ छोटे छोटे से बहुत सारे कई राजा महाराजा यहाँ पे रूल करते थे. लाइक मराठा एम्पायर भी था, राजपूताना स्टेट थी, देन सिख एम्पायर था. हर रूलर की अपनी अलग अलग बाउंड्री होती थी. तो पॉलिटिकली तो इंडिया उस समय कुछ भी नहीं था, ना ही इसका कोई बॉर्डर था कि यहाँ से इंडिया यहाँ तक इंडिया माना जाएगा. सो फिर ये फीलिंग, नेशन की फीलिंग या नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आई? सो ये थी एक साइकोलॉजिकल फीलिंग जो कि उस समय डेवलप होनी शुरू हो गई थी. सो व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom इज इट मीन्ड? तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो उस समय इंडिया क्या था, तो आप क्या कहोगे? इंडिया पॉलिटिकली तो कुछ था ही नहीं, बट साइकोलॉजिकली बहुत कुछ था. क्या था साइकोलॉजिकली? वो यहाँ के जो लोग थे उस समय वही इंडिया थे. चाहे वो अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, बट एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग उस पीरियड से उनमें डेवलप होनी शुरू हो गई थी. कैसे, किस टाइप से आई वो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग? कि उन्हें अब ये लगने लगा था कि चाहे उनकी कास्ट अलग है, उनका रिलीजन एक दूसरे से डिफरेंट है,
उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं पता, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन है, दैट दे आर हैविंग अ कॉमन एनिमी। दुश्मन उनका एक है। कौन है वो दुश्मन? ब्रिटिश, फॉरेन रूल, और वो जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो। तो इसके साथ साथ उनमें ये अवेयरनेस भी आने लगी कि इफ़ दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस, अगर ये देश हमारा है, यहाँ के लोगों का है, तो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं या यहाँ का जो ये सिस्टम है, जो कुछ भी है, ये भी हमारा होना चाहिए। और उन्हें ये भी समझ में आने लगा कि ब्रिटिश उनके रिसोर्सेज को और उनकी लाइव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। सो एट दैट मोमेंट एक नेशन की फीलिंग डेवलप होने लगी। नेशन की फीलिंग डेवलप होने के लिए कुछ तो कॉमन चाहिए था ना। तो जब ना कलर सेम है लोगों का, ना लैंग्वेज सेम है, ना रिलीजन सेम है, ना कास्ट सेम है, तो क्या कॉमन मिला उन्हें आपस में? अपना एनिमी। और उस कॉमन एनिमी की वजह से उनमें डेवलप हुई फीलिंग ऑफ वननेस एंड एक यूनिटी उनमें आने लगी। और यही जो फीलिंग थी, इसी फीलिंग ने उन्हें पैट्रियट बनाना शुरू कर दिया, देशभक्त बनने लगे वो, और नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी। सो चिल्ड्रन, इसी अवेयरनेस का रिजल्ट था कि 1870 से लेके 1880s के बीच में इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुई। और इन्हीं ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हो रही थी, इनके हालांकि जो इनको फॉर्मेशन करने वाले थे, इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस को बनाने वाले लोग थे, वो इंग्लिश एजुकेटेड थे, लेकिन वो लोगों में अवेयरनेस लाने का काम ज़रूर कर रहे थे। सो मेनली जो उस समय एसोसिएशंस बनी, उनमें कॉमन कौन सी थी? एक थी पूना सार्वजनिक सभा। यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है पूना के, ये रॉन्ग है, यहाँ आर नहीं आएगा। तो पूना सार्वजनिक सभा पूना में बनी। देन इंडियन एसोसिएशन, देन मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो एज यू कैन सी डेट, ये जो नाम से ही पता चल रहा है, ये जितनी भी एसोसिएशंस बन रही थी छोटी छोटी सी, ये स्पेसिफिक जो पार्ट्स थे कंट्री के, वहाँ पे काम कर रही थी। मतलब अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एसोसिएशन होती थी, बट देयर गोल वर वन। उनके जो गोल्स होते थे, उनका जो लक्ष्य था वो एक था कि उन्हें लोगों को एक करना है, उनमें अवेयरनेस लानी है। और इनका जो मेन सोल आइडिया लेके ये काम कर रही थी वो ये था कि डेट इंडिया शुड बी सॉवरेन। जो इंडिया के लोग हैं उन्हें सॉवरेन बनाना है, मींस इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में उनके पास आज़ादी होनी चाहिए। और एक और एसोसिएशन बनी बाद में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो ये जो एसोसिएशंस, एज आपको बताया कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे। उस डिससेटिस्फेक्शन की वजह से ये एसोसिएशंस फॉर्म हो रही हैं, जो लोगों को में अवेयरनेस ला रही हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्हें जागृति ला रही हैं उनके अंदर। तो जो लोग डिससेटिस्फाइड हैं, हालांकि शुरू से ही वो डिससेटिस्फाइड चल रहे थे लोग, लेकिन फिर कुछ एक ऐसे एक्ट पास हुए उस पीरियड में, स्पेशली फ्रॉम 1870s to 80 के बीच में, जिनकी वजह से लोगों के अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन थी वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई और बढ़ गई। और ये एक्ट कौन से थे? एक्ट मीन्स कानून। सो इन 1878 एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं आर्म्स एक्ट। आर्म्स क्या होते हैं? आर्म्स मतलब हथियार, ठीक है। तो आर्म्स रखने को लेके एक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस को अब डिसअलॉय कर दिया गया कि अब वो किसी भी टाइप के आर्म्स नहीं रख सकते, हथियार नहीं रख सकते। सो ये जो एक्ट पास हुआ, इसके साथ जो यूरोपियंस होते थे उनके ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। इससे इंडियंस जो थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए ब्रिटिशर से। सेकेंडली, फिर उसी साल एक और एक्ट पास कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब ये क्या था? देखो, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस। प्रेस आपको पता है प्रेस क्या होती है? जहाँ न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, मैगजीन्स पब्लिश होती हैं। तो इस एक्ट के थ्रू
जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर थे या जो पम्फलेट्स होते थे, मैगजीन्स होती थी, वर्नाकुलर मीन्स लोकल लैंग्वेज में पब्लिश होने वाले, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट को ये राइट दे दिया गया कि अगर उनको लगता है कि न्यूज़पेपर में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल है तो वो उस प्रेस के जितने भी असेट्स हैं उनको अपने कब्जे में ले सकती है। तो उस समय तो जर्नली जितने भी जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो प्रेस को एक तरीके से इस्तेमाल करते थे ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो डायरेक्टली इस एक्ट के पास होने के बाद लोगों के ऊपर एक पाबंदी लग गई कि ब्रिटिश के अगेंस्ट वो ना तो कुछ पब्लिश कर सकते हैं ना बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 1883 में एक और बिल आया, बिल मीन्स एक एक्ट आया, दैट वाज नोन एज द इल्बर्ट बिल। अब इस बिल को लाया गया था कि इक्वालिटी लाई जा सके सोसाइटी में यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में। तो परमिशन दी गई इंडियन जजेस को कि अब वो ब्रिटिश जो सिटीजन्स होंगे उनके अगेंस्ट भी केसेस को जज कर सकते हैं। देखो, इस बिल के आने से पहले क्या होता था कि जो इंडियन जज होता था वो सिर्फ इंडियन लोगों के ही जो केस थे उनको सुन सकते थे। ब्रिटिश अगर कोई सिटीजन है तो उसके केसेस की जो हियरिंग होती थी वो सिर्फ कोई यूरोपियन जज ही कर सकता था। लेकिन इस एक्ट के बाद इंडियन जजेस को ये परमिशन दे दी गई। तो ये एक्ट तो अच्छा था इक्वालिटी लाने के लिए। बट लेकिन क्या हुआ, जब ये बिल आया तो जो यूरोपियंस थे, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस बिल को वापस लो, कोई भी इंडियन जज हमारा केस कैसे सुन सकता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बिल को वापस लेना पड़ा। और जब इस बिल को वापस लिया तो इंडियंस को रियलाइज़ हो गया कि ब्रिटिश जो हैं वो रेसिस्ट हैं, वो पार्शलिटी करते हैं, वो इंडियंस के साथ कभी भी फेयर नहीं हो सकते। तो रिज़ल्ट ये निकला कि इस बिल ने इंडियंस में पैट्रियोटिक फीलिंग्स, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया। सो नाउ द टाइम वॉज कि इंडियंस को ऐसा लगने लगा कि बिकॉज़ हमारे पास एक कॉमन एनिमी है तो हमारे पास पॉलिटिकली हमारे को यूनाइट करने वाली एक एसोसिएशन भी होनी चाहिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि ऑल ओवर द इंडिया अवेयरनेस क्रिएट कर सके, लोगों को एक कर सके। सो यही वो पीरियड था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बनाई गई, एक नई एसोसिएशन। सो इट वाज फॉर्म्ड इन 1885। 1885 में एक नई एसोसिएशन बन गई और जो ये एसोसिएशन बनी उस समय इसके जो ऑब्जेक्टिव था, मेजर ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू ऑब्टेन अ ग्रेटर शेयर इन द गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड इंडियंस, कि एजुकेटेड जो इंडियंस हैं उनको गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। शुरू में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी, इसके जो मेन लीडर्स रहे उनमें थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये जो इमेज में आपको नज़र आ रहे हैं अंकल, ये। इसके साथ साथ बदरुद्दीन तैयब जी, देन WC बनर्जी, देन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर। सो इस तरीके से ये मेन लीडर्स थे स्टार्टिंग में। और ये जो एसोसिएशन जो बनी ना, तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ इट वाज हेल्ड बिटवीन 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर इन 1885 और 72 जो डेलीगेट्स थे उन्होंने हिस्सा लिया। ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है इसमें ये 72 डेलीगेट्स थे, 72 मेंबर्स थे जो लोग इसके फर्स्ट सेशन में हिस्सा लेने गए। इनके साथ साथ एक और पर्सन थे जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन में। वो थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम था A.O. ह्यूम। ये जो इमेज में नज़र आ रहे हैं आपको, इन्होंने कांग्रेस की फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले किया था।
उस पीरियड में भी ऐसा नहीं था कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो एक जैसे थे। कुछ एक ऐसे भी थे जो एक लिंक बनाने का काम करना चाहते थे ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। तो शुरुआत में जब ये एसोसिएशन बनी तो उस समय ब्रिटिश ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। उन्हें लगा कि एक ठीक है, एक ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए जो इंडियंस के साथ हमारे को लिंक करने का काम कर सके। और जो कांग्रेस जब स्टार्टिंग में फॉर्म की गई थी तो उस समय इन्होंने भी ऐसा कोई एम नहीं रखा था कि इन्हें ब्रिटिश से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस ही चाहिए, बिकॉज दे नो कि उस समय तो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना भी एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस चीज़ की भी परमिशन लेनी होती थी। सो इन द अर्ली 20 years ये जो कांग्रेस थी इट वॉज द मॉडरेट, ये मॉडरेट लोग थे। मॉडरेट अगर हिंदी में उसको बोलें तो नरम दल के लोग जिसे कहेंगे। सारे के सारे ज़्यादातर एलीट क्लास को बिलोंग करते थे, एजुकेटेड थे, इंग्लिश एजुकेटेड पीपल थे। दादा भाई नौरोजी इनमें सबसे मेन थे, सबसे प्रोमिनिएंट लीडर थे। और ये नहीं चाहते थे उस समय कि हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एकदम से मारा मारी कर दें या लड़ाई झगड़ा कर दें। ये लोग सिर्फ उस समय ये चाहते थे कि बातचीत करके अपने मैटर्स को ब्रिटिश के सामने रखें। सो फर्स्ट डिमांड जो इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रखी डेट वाज दैट दे वांटेड बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो गवर्नमेंट जो बनती है उस समय उसमें इंडियंस को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। फिर इसके साथ साथ इन्होंने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखनी शुरू की, जैसे कि सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इंडिया में होने चाहिए। अब उस समय क्या होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कराए जाते थे। जो हाई पोस्ट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में उसके लिए जो है लंदन में एग्ज़ाम होता था और ब्रिटिशर्स जो थे वो चुन के आते थे यहाँ पे। अब इन्होंने देखा कि ऐसे करके तो इंडियंस को कभी मौका ही नहीं मिलेगा अपने ही कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है लंदन में। पहली बात तो ये कि जो इंडियंस होते थे उनकी एजुकेशन ही जो है बहुत थोड़ा बड़ी एज में वो शुरू करते थे पढ़ना, तो उनकी एज पढ़ते पढ़ते इतनी हो जाती थी कि इसमें जो एक एज लिमिट होती थी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए वो उसको क्लियर नहीं कर पाते थे। दूसरा, एग्ज़ाम जब लंदन में होता था तो हर इंडियन के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो लंदन में जाके एग्ज़ाम क्लियर करके आएगा। तो दे वर एजुकेटेड पीपल और ये समझते थे कि इंडियंस जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएंगे तब तक हमारे हाथों में आगे तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो इन्होंने इस तरह की डिमांड्स रखी कि एग्ज़ाम इंडिया में कराया जाए। सेकंड, इन्होंने एक और चीज़ कही कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है देयर शुड बी अ सेपरेशन। किस टाइप की सेपरेशन? लाइक उस समय क्या होता था कि जो मैजिस्ट्रेट होते थे कानून बनाते भी वही हैं और सज़ा भी वही सुना देंगे, मीन्स वही जज है वही कानून बनाएगा, अपनी मनमर्जी से सज़ा भी सुना दी। तो ये जो थे बिकॉज एजुकेटेड लोग थे, ये देख रहे थे कि ब्रिटेन में तो जो जुडिशरी है वो अलग होती है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, लेजिस्लेचर अलग है, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सो दे स्टार्टेड द डिमांड कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में एक सेपरेशन देखने को मिलनी चाहिए। लाइक आज आप अपने कंट्री में देखते हो गवर्नमेंट के तीनों अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, जुडिशरी अलग होती है। फिर इसके साथ साथ इन्होंने डिमांड रखी कि आर्म्स एक्ट को रिपील कर दिया जाए, आर्म्स एक्ट हटा देना चाहिए। एंड इसके साथ साथ दैट द पीपल शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लोगों को स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो अब इस तरह की जब ये डिमांड्स रख रहे हैं तो इसमें क्या है, दे आर नॉट फोर्सिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश को फोर्स नहीं कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को मानने के लिए, वो सिर्फ एक लीनियंट वे में आराम से उनके सामने अपनी सजेशंस रख के आते हैं, पटिशन्स दे देते हैं, एप्लीकेशंस लिख के आते हैं कि आप हमारी इन मांगों को सुन लीजिए। इसके साथ साथ कांग्रेस ने कुछ अर्ली ईयर्स में इकोनॉमिक डिमांड्स भी रखी।
वो डिमांड्स थी कि यहाँ पे जो रिवेन्यू चार्ज किया जाता है, ब्रिटिश जो टैक्स लेते हैं, वो थोड़ा कम होना चाहिए। मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, सेना के ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं, वो कम होना चाहिए। और इस फंड को अगर कम करके इरिगेशन फैसिलिटीज़ फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए, किसानों के लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो क्या होगा, अपने आप उनको अगर अच्छे से पानी मिल रहा है, उनकी फसलें अच्छी होंगी। तो इस तरह की डिमांड्स ये लोग रख रहे थे। इसके साथ साथ कुछ एक और डिमांड्स भी इन्होंने रखी, लाइक कि जो इंडियंस हैं और यूरोपियंस की सैलरीज़ में बहुत डिफरेंस होता था। यूरोपियंस को सैलरीज बहुत ज़्यादा दी जाती थी और सेम क्वालिफिकेशन वाले इंडियंस हैं उनको बिल्कुल भी लो सैलरीज जो हैं वो दी जाती थी। तो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे। एंड अब गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहा होगा उस समय? गवर्नमेंट तो ब्रिटिश है ना, तो उन्होंने अपना क्या रिस्पॉन्स दिया? सो चिल्ड्रन, इन द बिगनिंग ईयर्स गवर्नमेंट वॉज फ्रेंडली। गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया कांग्रेस के लीडर्स के अगेंस्ट। इवन जो लॉर्ड डफरिंग थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से गवर्नमेंट को भी जो कॉमन मासेस है, जो आम लोग हैं, उनकी विशेष के बारे में पता चलेगा और अथॉरिटीज़ को हेल्प मिलेगी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया, कांग्रेस की जो डिमांड्स थी वो भी थोड़ी सी बढ़ती चली गई, थोड़ी स्ट्रिक्ट होने लगी। नाउ अब जब ब्रिटिश को लगने लगा कि अब उनकी जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रही हैं, तो अब उनका एटीट्यूड चेंज होने लगा। नाउ द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू बिकम अनफ्रेंडली। और जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, अब उनको ब्रिटिशर्स नाम देने लगे डिसलॉयल बाबूज का, एंड दे वर क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो। अब ब्रिटिश ने एक और तरीका भी इस्तेमाल करना शुरू किया कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट, कि एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट करनी शुरू कर दी। फूट डालो, राज करो। हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में एक गल्फ बनानी शुरू कर दी, एक खाई बनानी शुरू कर दी, और ताकि कि क्या हो कि उनको अपना रूल चलाने में आसानी मिलती रहे। नाउ चिल्ड्रन, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जा रहा था, कांग्रेस में भी चेंजेस जो थे वो दिखाई देने लगे थे। बाय 1890s एक जो नया ग्रुप था वो सामने आया। अब कांग्रेस के ही कुछ एक लीडर्स ऐसे थे जिन्हें ये जो मॉडरेट मेथड्स थे, ये जो लीनियंट मेथड्स थे, ये पसंद नहीं आ रहे थे। क्योंकि अब जो लोग आ रहे थे, जो नए लीडर्स आ रहे थे साथ में, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो मॉडरेट्स हैं, दे हैव फेल्ड टू ऑब्टेन एनी रियल कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट से इस तरीके से कुछ भी कंसेशंस इनको नहीं मिलने वाली हैं। ये सिर्फ जाते हैं, एप्लीकेशंस डाल आते हैं, इससे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सो नाउ देयर वॉज अ क्रिटिसिज्म। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो मॉडरेट्स के इन मेथड्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इन्हीं में से कुछ थे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। नाउ इनका जो ट्रायो था उसको नाम दिया गया जाता है लाल बाल पाल का। ये हिस्ट्री में लाल बाल पाल के नाम से फेमस हैं। एंड ये मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे, और इनका मानना था कि ये जो मॉडरेट्स की पॉलिसी है, दिस इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। और इन्होंने जोर दिया इस चीज़ के ऊपर कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है। और जो तिलक थे, उन्होंने तो अपना फेमस स्लोगन दिया, दैट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंस, जिसे बोलते हैं फ्रीडम। तो अगर मैं इंग्लिश में इसको प्योरली बोलूँ तो फ्रीडम इज़ आवर राइट, बर्थ राइट। इन्होंने ऐसा स्लोगन भी दिया उस समय। अब ये जो क्रिटिक्स थे मॉडरेट्स के, इनको किस नाम से बुलाया गया? दीज वर द रेडिकल्स। तो मॉडरेट्स और रेडिकल्स में मेन डिफरेंस क्या रहा कि मॉडरेट्स जो थे वो बिलीव कर रहे थे पटिशंस में। उनको लगता था कि ब्रिटिश हमारी आवाज़ सुनेंगे। लेकिन जो रेडिकल्स थे वो जोर दे रहे थे
कि हमें सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। कंस्ट्रक्टिव वर्क कैसे, सेल्फ रिलायंस कैसे, कि हमें जो है वो बायकॉट करना चाहिए ब्रिटिश का, बायकॉट करो और इसके साथ हमें सेल्फ रिलायंस भी बनना है कि बायकॉट तो कर रहे हैं, साथ में जिस चीज़ का बायकॉट कर रहे हैं वो खुद भी तो बना लें, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव वर्क पे भी जोर दिया और साथ में सेल्फ रिलायंट बनाने के ऊपर कंट्री को इन्होंने जोर दिया। सो इन दिस वे उस पीरियड तक कांग्रेस जो थी उसमें दो ग्रुप्स जो थे वो सामने आ रहे। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, दैट व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस all these things in the next video lecture. Okay, so stay connected with us for the next video lecture. That's all for today.